हेलो। हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल टीच केमिस्ट्री पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए बहुत शानदार, बहुत ही जिसे बोलते हैं इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है जालक ऊर्जा। क्या नाम है? जालक ऊर्जा। ये भी हमारे रासायनिक बंध का एक क्या है, छोटा भाग है। जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा से ही बहुत सवाल आते हैं, इसलिए मैं आपकी इसकी जो है बहुत शानदार ट्रिक और बहुत शानदार सवाल यूं हो जाएंगे, उंगलियों चुटकियों में तुरंत ही हो जाएंगे। मैं आपको जालक ऊर्जा का जो आज हमारा जो है, सबसे पहले जालक ऊर्जा जो है उसकी परिभाषा में ज्ञात होनी चाहिए कि जालक ऊर्जा जो है क्या, क्या भला है, क्या चीज है जालक ऊर्जा। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। फिर जालक ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे, कहाँ हम कैसे कंडीशन में किस किस स्थिति में हम लगा सकते हैं, वो सब मैं आपको इसमें विस्तार रूप से बताऊंगा। और बहुत सारे मैं आपको इसमें सवाल कराऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं हम जालक ऊर्जा की परिभाषा। ठोस के निर्माण में जितनी ऊर्जा हमारे पास, ठोस के निर्माण में जितनी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है हमारे पास ऊर्जा, जो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास क्या होती है, मुक्त होती है। जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, चलो तुम जस्ट एक मिनट रुकिएगा। जो है ऊर्जा, जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, वही घटना जालक ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब दूसरी बात, आयनिक यौगिक का स्थायित्व अगर बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा क्या होगी, जालक ऊर्जा भी हमारे पास बढ़ेगी। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। स्थायित्व है ये, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या बताया जालक ऊर्जा में? इसे जालक ऊर्जा, जो हमारे पास जालक ऊर्जा है, इसे हम लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इसे हम LATTICE एनर्जी भी बोलते हैं। ये मतलब ऊर्जा, मतलब एनर्जी। तो आप समझ लो। देखो मैंने परिभाषा में क्या लिखवाया, बहुत सिंपल तरीका, बहुत आसान तरीका। गैसीय जनक आयन, जितने भी गैस जनक आयन होते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो धनात्मक, पॉजिटिव निगेटिव, के संयोग मतलब मिलना, से एक मोल आयनिक ठोस, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक मोल, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक मोल आयनिक ठोस के निर्माण में जितनी ऊर्जा बी है, या जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, वही घटना जालक ऊर्जा कहलाती है। आयनिक यौगिक का स्थायित्व बढ़ेगा, जालक ऊर्जा बढ़ेगी। आयनिक यौगिक का स्थायित्व समानुपाती होता है जालक ऊर्जा के। अगर जालक ऊर्जा बढ़ रही है तो याद रखना आयनिक यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ रहा है। अब मैं आपको इस पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखवाऊंगा, उसके बाद देखिएगा सबके सब सवाल चुटकी में सरल हो जाएंगे तुरंत ही। देखिएगा, अब बात आती है उपयोगी संबंध। जो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान समझना। हर सवाल चुटकी में यूं हो जाएगा एकदम तुरंत ही। देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखवाता हूं जालक ऊर्जा। क्या लिखवाता हूं? जालक ऊर्जा। ये मैंने समानुपाती का चिन्ह दे दिया।
और समानुपाती चिन्ह देने के बाद मैं लिखा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर, क्या बोला मैंने आपको? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसके नीचे मैं लिखा आपको आयनों का आकार। क्या लिखा मैंने? आयनों का आकार। मैं आपके से बहुत सारे सवाल भी कराऊंगा। देखो, चालक ऊर्जा यदि बढ़ेगी तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी बढ़ेगा और आयनों का जो आकार होगा वो घटेगा। उसके साथ दूसरा हमारे पास संबंध हो गया कि चालक ऊर्जा, यदि चालक ऊर्जा हमारे पास बढ़ रही है तो याद रखना आयनों का आवेश भी बढ़ेगा। क्या होगा? आयनों का आवेश भी बढ़ेगा। आयनों का आवेश भी हमारे पास क्या होगा? बढ़ेगा। और आयनों का आवेश यदि बढ़ रहा है तो याद रखना, आयनों का अगर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? आयनों का आवेश बढ़ रहा है, तो याद रखना उसका जो गलनांक भी बढ़ेगा। क्या होगा? गलनांक भी उसका हमारे पास क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरी बात जो होगा, दूसरी बात हमारे पास अगर लेके चले हम, थोड़ा सा इसको इधर से रख लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा हम। देखो, चालक ऊर्जा अगर बढ़ रही है तो आयनों का आवेश भी बढ़ेगा, गलनांक भी बढ़ेगा और यौगिक का तापीय स्थायित्व, जिसे हम बोलते हैं इसमें थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं। स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग। दूसरी बात क्या होता है हमारे पास? मेल्टिंग पॉइंट। ये जो होता है गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट। आयनों का आवेश, आयन मतलब साइड, आवेश मतलब चार्ज। जो हमारे पास आवेश जो होगा चार्ज बढ़ेगा आयनों का, ठीक है? इसी के साथ एक हमारे पास संबंध और है। यदि चालक ऊर्जा जो हमारे पास अगर बढ़ रही है तो चालक ऊर्जा अगर बढ़ रही है तो आयनों का क्या होगा? आयनों का संकुलन मतलब होता है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है? तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। परंतु एक जो महत्वपूर्ण बात है वो जो यहाँ पर लिख रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जल में विलेयता घट जाएगी। बस आपको इसमें सब कुछ याद नहीं रखना है, 2 पॉइंट याद रखिए अपने आप याद। मैंने कोई चालक ऊर्जा अगर बढ़ रही है, आयनों का आकार घटेगा, जल में विलेयता घटेगी। जल में विलेयता, आयनों का आकार उल्टा है। इसके बाद जो भी चीज आएगी ना वो सब सिद्धि है। मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया, सवाल में पूछ लिया, चालक ऊर्जा अगर आयन का आकार बढ़ रहा है तो चालक ऊर्जा घटेगी। जल में विलेयता अगर बढ़ रही है, चालक ऊर्जा घटेगी। मैंने पूछा मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि गलनांक बढ़ेगा, आयन आवेश बढ़ेगा, आयन में संकुलन बढ़ेगा, तापीय बढ़ेगा। हम चलते हैं सवाल की ओर। इससे क्या सवाल होते देखिएगा। सवाल आपका जो है प्रश्न नंबर 1, LIF, LICL, LIBL, LI और I में चालक ऊर्जा अधिक व कम किसकी है? इसने सिंपल सा एक सवाल रख दिया आपके सामने कि LIF, CL, Br और आयोडीन में बताइएगा आप कि चालक ऊर्जा किसकी अधिक है। तो पहले हम अधिक लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। मैंने लिखा कि चालक ऊर्जा मैंने सबसे पहले लिख दिया, ये मैं चिन्ह लगा दिया अधिक का, ये चिन्ह अधिक का है ऊपर को मतलब मैक्सिमम। तो मैं सूत्र लिखवाया फॉर्मूला, चालक ऊर्जा किसकी बढ़ेगी? जिसका स्थिर वैद्युताकर्षण बल ज्यादा होगा। भाई जिसका अगर ज्यादा होगा तो वही चालक ऊर्जा ज्यादा होगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि यार हमें तो पता ही नहीं कि विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। दूसरी बात क्या लिखी? आयनों का आकार। क्या लिखा? आयनों का आकार। तो आपको याद होगा, अगर मैं बात करूं इनमें देखो ध्यान से, Li, देखो इन चारों में Li का हमारे पास समान है, मतलब इनके आकार समान होंगे, ठीक है? उसी के बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। परंतु जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये एक नहीं है, ये अलग अलग है।
तो हम इसे पता लगा सकते हैं कि जो फ्लोरीन होता है, जो फ्लोरीन होता है उसका साइज होता है वो छोटा होता है, क्योंकि आपने ऑर्डर पढ़ा होगा कि फ्लोरीन से अगर हम जाते हैं आयोडीन की तरफ तो जो क्या होता है हमारे पास आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो जालक ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई मैंने क्या बोला, आयनक आकार ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा कम होगी नहीं होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, वो हमारे पास किसकी होगी, LII की होगी। क्योंकि इसमें क्या है, साइज जो हमारे पास आकार है वो क्या हमारे पास छोटा है। बात समझ में आती है, समझ बात आ रही है, बहुत बढ़िया। मैं पूछ लेता हूं कि जालक ऊर्जा कम किसकी है भाई साहब, बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बता दिया, बहुत अच्छी बात है। कमेंट करते रहिएगा। LIF जो हमारे पास LI, देखो LI जब बड़ा हो गया मतलब LI का साइज बड़ा था, सॉरी मैंने जो है एक मिनट, LI का जो साइज हमारे पास, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने गलत लिखा, सॉरी। जब हमारे पास LI है इसका साइज हमारे पास क्या है, बड़ा है, इसका साइज हमारे पास क्या है, बड़ा है। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी, आप भी ध्यान दे रहे हो बिल्कुल भी, टीचर पढ़ाया जा रहा है। देखो जालक ऊर्जा हमारे पास मैंने बताई है, जालक ऊर्जा जो हमारे पास है वो ज्यादा किसकी होगी, जिसका साइज छोटा होगा। तो साइज छोटा किसका है, LIF का साइज किसका है, छोटा है, इसका आकार छोटा है भाई। मैंने कितने बार छोटा है इसका, जब LIF का आकार छोटा है तो जालक ऊर्जा क्या होगी, बड़ी होगी नहीं होगी। अब बात है जालक ऊर्जा कम किसकी होगी, तो जालक ऊर्जा कम उसकी होगी जिसका आकार जो है वो ज्यादा होगा। तो आकार ज्यादा किसका, LIF का, वो LI का जो है हमारे पास क्या है, आकार जो है इसका बड़ा है। यहां पे लिख दीजिएगा आकार बड़ा है, इस वजह से जालक ऊर्जा कम है। बात समझ में आई, कोई गलती कोई भी मिस्टेकिंग नहीं है। जैसे में LI जो है हमारे पास जालक ऊर्जा क्या है, सबसे कम है, LII की जो है कम है। बात समझ में आई। अब एक बात महत्वपूर्ण बिंदु, वो आपसे पूछ लिया, अब पूछ लिया दिमाग में लगा दिया आपने, मान के चलो उसने पूछ लिया कि आयनों का आवेश बताइए ज्यादा किसका है, तो जालक ऊर्जा ट्रिक है भाई, जिसका जालक ऊर्जा ज्यादा है LIF जो हमारे पास है ना, LIF का आवेश, आयनों का आवेश भी ज्यादा है, गलनांक भी ज्यादा है, और थर्मल स्टेबिलिटी मतलब ताप स्थायित्व भी ज्यादा है, और आयनों का संकुलन मतलब पैकिंग भी ज्यादा है LIF की। परंतु बात होती है जन्म में विलेयता, सोलिबिलिटी जो हमारे पास है वो कम होगी। बात क्लियर है। मैंने आपको एक सवाल से कई सवाल बना दिए, अब मैं दूसरा सवाल आपको दे रहा हूं, तुरंत करके बताना। अगला जो हमारे पास सवाल है, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CH ली ना के रब से। ठीक है, मैं आपको जो है जब ऐसे ब्लॉक पढ़ाऊंगा याद करने की बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इसमें, परंतु फिलहाल आप यहाँ देखिएगा। ये सवाल नंबर दूसरा है। सवाल में वही बात है, सवाल वही है, याद रखिएगा कि जालक ऊर्जा ज्यादा व कम बतानी है। ठीक है, देखो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सवाल दिया था, सवाल वही है। कुछ तो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर लाख मीच का लगा सर सवाल वैसे ही का वैसे ही है। नहीं, थोड़ा सा एक चेंज है, बहुत अंतर है उसमें, पहले वाले सवाल में इसमें बहुत अंतर है। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो किसी भी सवाल में करना हो तो पहले उसके ध्यानपूर्वक सवाल को देख लो ये कहना क्या जा रहा है, क्योंकि सवालों में ही उसका उत्तर छिपा रहता है। देखिएगा अब सबसे पहले अगर आपको ये जो है फॉर्मूले पता है, सूत्र संबंध पता है, तो सवाल चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। ये देखिएगा आप, देखो अगर हम बात करें से पहले सबसे शुरू में स्टार्टिंग हम यहाँ से करनी, जालक ऊर्जा, स्थिर वैद्युताकर्षण बल, वो नहीं पता चल रहा है आपको तो आयनों का आकार किस लगा लो हिसाब। अगर ये भी चल रहा है तो आयनों का आवेश से लगाओ, गलनांक से लगाओ, स्टेबिलिटी से लगाओ, संकुलन से लगाओ, जबकि सोलिबिलिटी से लगाओ।
कौन सी टिक लगाओ? ये हम पहली टिक लगा रहे हैं। मैंने पूछा LiCl है, तो देखो आप LiCl में ध्यान के साथ देख रहे होंगे। मैंने सबसे पहले बोला कि जो ज्यादा ऊर्जा है उसमें स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, है कि नहीं? बात बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और आयनों का अगर मैं बात करूं Li की, LiNaKRbCs, तो देख रहे हैं आप ये भी बदला हुआ है, ये बदला हुआ, ये बदला हुआ, ये बदला हुआ, ये बदला हुआ, परंतु सब पे धनात्मक का चिन्ह है। अब दो Cl, तो अब यहाँ पर आवेश, आयनों का आवेश की तो बात खत्म हो गई। अगर हम आवेश को लेकर चल रहे हैं तो हमें सही हम जो समझ नहीं पा रहे कौन सा ज्यादा होगा कम होगा। अरे भाई अब Cl पे भी एक निगेटिव है, एक निगेटिव, एक निगेटिव, सभी पे एक ऋणात्मक है, तो हम कैसे हिसाब लगा लेंगे? दूसरी बात L पे भी देखो, Li पे भी एक ही एक है, N पे भी एक है, तो इसका मतलब भाई इसमें पूरी मैच्योर तरीके से पूरा 100% कंफर्म ही लगा सकते कि हाँ यही होगा। तो ये हमारा फ्लॉप हो गया आयनों का आकार, छोड़ दो। हम आयनों का आकार देखते हैं। साइज हमको आवेश में देख लिया, आवेश हम सही पता नहीं कर पाए, अब लगाएंगे आयनों का आकार। तो देखो जो क्लोरीन का आकार है मेरे भाई, वही इसमें क्लोरीन का आकार होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें। अगर हम क्लोरीन की हम बात करें, देखो क्लोरीन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, हम सिर्फ खाली क्लोरीन की बात कर रहे हैं। कभी आप समझ लो कि KCl RbCl की बात नहीं कर रहा भाई मैं। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ ये वाली बात, ये K और Cl और Rb और Cl में आकार क्या होगा, तो भाई वो अलग हो जाएगा, सवाल अलग हो गया। वो समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। ये कमेंट में दूसरा क्या पढ़ा रहे हो आप, ये मेरा कहने का मतलब समझो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ खाली Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस सभी के आकार समान है भाई, परंतु बात हो रही Li प्लस की और Na प्लस की और K प्लस की, Rb प्लस की, Cs प्लस की। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम फर्स्ट ग्रुप वाला जो होता है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप कहेंगे तत्व जो हमारे पास है, तो ऊपर से नीचे जाने पर, लिथियम से सीजियम तक जाने पर उनका आकार बढ़ता है। तो लिथियम का आकार यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, छोटा हो गया। लिथियम का आकार क्या हो गया, ये छोटा हमारे पास आकार हो गया इसका। जब ये छोटा आकार हो गया, इसका बड़ा आकार, हमारे दो चीज हमारे पास कंफर्म हो गई, मजबूत हो गई। अब मैंने क्या बताया था, जिसका आकार बड़ा होगा मेरे भाई उसकी जालक ऊर्जा कम होगी। आंख बंद करके लिख दो, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा क्या होगी इसकी मेरे भाई, आकार बड़ा है तो उसकी जो जालक ऊर्जा कम होगी। बात समझ पा रहे हो नहीं? और जब इसका आकार छोटा है तो जालक ऊर्जा जो हमारे पास होगी, जालक ऊर्जा हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। सवाल सॉल्व हो गया, नीट में भी आ सकता है संभावना। ठीक है, ये लगा देना, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे तुरंत ही। तो ये हमारे पास हो गया भाई, जालक ऊर्जा ज्यादा है इसकी, क्योंकि आयन, क्योंकि ये छोटा आकार है, जालक ऊर्जा ज्यादा है। इसकी जालक ऊर्जा हमारे पास क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसका बड़ा आकार है। ये मत सोचना कि जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ और बाद में पूछूंगा, नहीं, बिल्कुल पूछा जाएगा जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद में मतलब जो जालक ऊर्जा के बाद दूसरा टॉपिक इसमें शुरू करूंगा मैं, उसका नाम होगा मतलब कि जो संयोजकता अधिकता का जो नियम है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट में लेक्चर लेकर आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिर्फ सवाल करूँगा पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक पर। ठीक है, इसमें बात आई सवाल, मतलब कि समझ में बात आई आपके, नहीं आई, आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक सवाल और देता हूँ जल के विलेयता पर। देखिए दूसरा हमारे पास सवाल आता है कि सवाल हमारे पास जो है दूसरा ये है कि आयनिक यौगिक में जल में विलेयता का क्रम बताना है, कि इसमें जल में जो विलेयता क्रम है किसका ज्यादा किसका कम है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। देखो अगर मैं बात करूँ इसमें LiNaKRbCs अलग अलग है, हम दूसरे की बात करते हैं फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। अगर मैं आपसे बता दूं प्लस माइनस करने को जिस तरह का सवाल है उसके आधार पर चलना होगा हमें भाई। अगर मैं बात करता हूं आपको फ्लोरीन की, सबसे पहला ही मतलब फॉर्मूला हमें क्या पता नहीं, इसमें आ जाइएगा। जालक ऊर्जा जिसकी ज्यादा होगी, संकुलन ज्यादा होगा, पर जलने में विलेयता कम। सवाल में क्या पूछ रहा है ये,
जल में विलेयता, जल में विलेयता। जो जल में विलेयता पूछ रहा है हमसे, तो हमें बताना है अब जब। तो देखो, अगर हम बात करें इस वाले फॉर्मूले को लेकर चलें, तो देखो जालक ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? जिसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल ज्यादा होगा। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो मैं अगर बात करूं LIF की और CSF की बात करूं, तो मेरे हिसाब से LIF में क्या है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल ज्यादा है भाई, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी का अंतर है वो इसी कंपेयर में जो है ज्यादा है। परंतु आप स्थिर विद्युत आकर्षण बल का नहीं लगा सकते साहब, आकार में लगा लो, बहुत आसान तरीका, आकार साइज। भाई LIF है, F का आकार, F का आकार, F का आकार, F का सेम है। परंतु मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबेडियम हो गया, सीजियम हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो लिथियम से लेकर सीजियम तक जाने पर क्या होता है, आकार हमारे पास क्या होता है, बढ़ता है। तो जब मेरे भाई इसका आकार मेरे भाई बढ़ गया, इसका साइज बढ़ गया, तो जो इसकी जो जालक ऊर्जा हो गई, जालक ऊर्जा हमारे पास क्या हो गई, वो हमारे पास क्या हो गई, घट गई। क्योंकि इसका जो है, इसका जो हमारे पास क्या है, इसका जो है साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो गई, जालक ऊर्जा क्या होगी, हमारे पास बढ़ गई। सिंपल सी बात है। परंतु में जालक ऊर्जा नहीं पूछी मेरे भाई, इसने क्या पूछी है, इसने पूछा है जल में विलेयता। बहुत यंत्र का जालक ऊर्जा की पता, विलेयता तो यूं निकल जाएगी भाई। जिसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है, जिसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है, उसकी जल में विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो LIF में जल की जो विलेयता है, जल की विलेयता, जल की जो विलेयता है वो क्या है, कम है। और जिसकी जालक ऊर्जा कम है उसकी जल में विलेयता क्या है, ज्यादा है। जल में विलेयता ज्यादा है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो इस तरह आपको जो है क्वेश्चन लगाने को आएंगे। किसी तरह का कोई सवालों आप लगा सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए, संबंध लिखवाए, यदि संबंध से आप हर किसी का बहुत आसान तरीके से हर एक सवाल कर पाओगे। और हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, वो देखिए। हाँ, हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है अधिकतम, अधिकतम सहसंयोजकता का नियम, सहसंयोजकता का नियम। अधिकतम सहसंयोजकता का नियम, ये जो है यह सिडबिक का सिद्धांत है। किसका था सिद्धांत? सिडबिक, सिडबिक, सिडबिक का सिद्धांत था। ठीक है भाई, सिडबिक का सिद्धांत था ये। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ परिभाषा लिखवा रहा हूं। अधिकतम सहसंयोजकता का नियम कहां पर लगाएंगे और क्या क्या इनमें बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अधिकतम सहसंयोजकता का नियम मैंने बताया सिडबिक का सिद्धांत है ये। इसके बाद इस नियम के अनुसार कोई भी तत्व अधिकतम सहसंयोजकता बंध का निर्माण कर सकता है यदि उसके पास पाए जाने वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो। मेन बात आपको याद रखनी है, कोई भी तत्व जो है अधिकतम सहसंयोजकता के नियम का पालन जब भी कर सकता है जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा हो। दूसरी बात, जिन तत्वों में सर्वाधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना होगी वही अधिकतम सहसंयोजकता का नियम पालन करेंगे। हाँ, तो महत्वपूर्ण बात यह है एक बार यदि कि अधिकतम सहसंयोजकता का नियम केवल जो सहसंयोजकता का जो नियम है केवल और केवल उत्तेजित अवस्था में प्राप्त होता है। जो अधिकतम सहसंयोजकता का जो नियम है वो केवल और केवल उत्तेजित अवस्था में प्राप्त होगा। अब उत्तेजित अवस्था क्या होती है मैं आपको उस वक्त ले चलता हूँ, देखिएगा परिभाषा समझ में आई। जिसमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो, जिन तत्वों में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी वही क्या होगा, उतना ही अधिक वो अधिकतम सहसंयोजकता के नियम का पालन करने की संभावना उस तत्व की ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इसका पालन कौन कर सकते हैं, तो केवल और केवल जो हमारे पास अधिकतम सहसंयोजकता का नियम जो है वो पालन तभी हो सकता है उसका जब वह उत्तेजित अवस्था में होगा। उत्तेजित अवस्था करने के बाद युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं
उसके अनुसार हम बताएंगे आपको कि वो पालन करेगा कि नहीं करेगा, और उत्तेजित अवस्था में ही हम अधिकतम सजगता का नियम का पालन कर सकते हैं। देखिए मैंने उदाहरण लेता हूँ नाइट्रोजन का। अच्छा बच्चों बताइएगा, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बहुत बढ़िया, 7 होता है परमाणु क्रमांक। तो मैंने जो इसका कहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेने से पहले, उससे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा? 4 ये हो गए, 3 ही है हमारे पास, 4 3 7 ये हो गई। तो ये जो 7 हमने बना दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया। हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें जो है डी ऑर्बिटल मतलब डी कक्षक खाली है या नहीं? तो आपको कुछ नहीं करना, जो हमारे पास लास्ट में होगा इसके जो है ना 2 नंबर और आगे बढ़ जाना है। 2 नंबर आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे कि 2p के बाद क्या आता है? 1s2 2s2 2p3, ठीक है। 2p3 के बाद आता है 3s2 और 3p6 आएगा। तो 3s आएगा एक तो, और 3p आएगा भाई। 1s 2s 2p के बाद 3s 3p आएगा। हमें क्या होगा, जो हमारा जहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाए उसके आगे 2 राउंड मतलब कि 2 और बढ़ जाना है। इसके बाद 3s और 3p, तो हम 2 बढ़ गए नहीं बढ़ गए? यदि इन 2 के बढ़ने मतलब उसके 2 आगे बढ़ने के बाद यदि उसमें d आ रहा है, d कक्षक उसमें आ रहा है, तो वह क्या करेगा? अधिकतम सहसंयोजकता का पालन करेगा। और यदि d नहीं आ रहा है तो पालन नहीं करेगा। जैसे कि मैं ये ले लूं, उसमें d थोड़ी ना आ रहा है, इसमें भी d नहीं है, इसमें भी d नहीं है। तो इसमें क्या, इसे हम लिख सकते हैं कि जो है इसमें क्या है, d इसमें d कक्षक खाली नहीं है। अरे भाई एक बात बताओ, जब इसमें d कक्षक है ही नहीं तो खाली तो दिखा जाएगा। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन है उसमें जो है हम d कक्षक खाली नहीं है, क्योंकि उसमें d कक्षक है ही नहीं। जब कोई चीज नहीं है तो खाली मानेंगे उसको। दूसरी बात, अब अगर हम इसमें उत्तेजित अवस्था भी कर देते हैं तो कोई फायदा नहीं। देखो उत्तेजित अवस्था करने का भी उसमें मतलब उत्तेजित हम ऊर्जा किसी को देंगे, ऊर्जा देने का फायदा तभी है जब उसमें d कक्षक होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मैं लेता हूं उदाहरण। मैंने उदाहरण ले लिया फास्फोरस में उदाहरण ले लिया। इसका जो होता है 15 होता है परमाणु क्रमांक। अब मैंने ये ले लिया और मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां बना दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। 10 2 12 और 3 15। अब हमें वही काम करना है, जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया है उसके 2 संख्या आगे बढ़ जाना है। अगर मैं बात करूं इसकी 3s 3p के बाद 4s और फिर 3d, मेरे भाई 3d आ गया है। जब इसमें 3d आ गया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है ना, इसमें d कक्षक है और वो भी क्या है, खाली। भाई d कक्षक खाली, इसमें भी 0 मान लो, इसमें 0 मान लो, परंतु है तो खाली ना। मैंने क्या बताया है, ये है एक विधि है कि जब भी पुनर्विन्यास हो जाए उसके 2 नंबर आगे बढ़ जाना है। 4s 3d, अगर d आ रहा है, कक्षक d आ रहा है तो वह अधिकतम सहसंयोजकता का पालन करने योग्य है। अब कैसे है मैं बता देता हूं। जैसे मैं लिखा आपको यहाँ पर 3s2 और 3p3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने जो है इनको, इसमें कितने मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें मेरे भाई कितने हैं, p का मतलब 3 1 और 2, तो इसमें हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इस टाइम ये क्या है, आद्य अवस्था में है, आद्य अवस्था में है, ठीक है।
आद्य अवस्था में है ये। कैसे अवस्था में है ये? आद्य अवस्था में है ये। तो इस वक्त हमने इसमें लिख लिया, तो ये कैसी है? आद्य अवस्था में। कैसी अवस्था है में ये? आद्य अवस्था में। अब हमने इसे क्या किया, इसी को हमने क्या उत्तेजित अवस्था में किया, इसको उत्तेजित अवस्था। जब हमने इसमें उत्तेजित अवस्था दी तो मेरे भाई जो ये इलेक्ट्रॉन है 3s वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जब हमने इसमें उत्तेजित अवस्था दी तो हमारे पास D बन रहा है। तो हमारे पास 3s में क्या हुआ, जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, ये देखिएगा 3p3 और ये 3d। में हमारे पास कितने कक्षा आते हैं? 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है मेरे भाई। तो जो 3s का जो हमारे पास जो 3s वाला है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, इसका जो इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई वो यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तेज अवस्था में। वो यहाँ पर चला जाएगा D में। जब वो यहाँ से उड़कर यहाँ से ये जब यहाँ से उड़कर वो यहाँ पर आ गया, यहाँ से उड़कर वो यहाँ पर आ गया है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन गिनना मेरे भाई। पहले इसमें 2, इसमें एक कोई नहीं था, इसमें 3 थे। अब देखो 1 3 4 और 1 5, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो जब 5 हो गए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो यह क्या है? यह जो हमारे पास है यह अधिकतम सहसंयोजकता का नियम का पालन कर रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक होता है PCl3, है ना, एक होता है PCl3 और एक आपने सुना होगा PCl5। तो जब PCl5 आया ना, वो अधिकतम सहसंयोजकता के नियम से PCl5 बना, क्योंकि पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 है। मतलब PCl जो हो सकता है ना मेरे भाई, जो फास्फोरस होता है वो 3 में भी हो सकता है और अधिकतम कितने में हो सकता है? 5 में। अधिकतम सहसंयोजकता का मतलब ये है कि कोई तत्व अधिकतम कितनी संयोजकता में रह सकता है। तो फास्फोरस जो हमारे पास होगा वो हमारे पास कितने में रह सकता है? 3 में भी रह सकता है और 5 में। परंतु जो मैंने बताया N, आपने सुना होगा N के बारे में, NCl3 सुना होगा मेरे भाई। तुमने कभी सुना है कि NCl5 है? गलत। NCl5 नहीं है, ये असंभव है। इसलिए असंभव है क्योंकि जो नाइट्रोजन है मेरे भाई अधिकतम सहसंयोजकता का पालन नहीं कर रहा था। इसी वजह से हमने कहीं पर भी नहीं देखा होगा NCl5 लिखा हुआ। अगर वो कभी, क्योंकि वो असंभव है, वो क्या संभव, इसलिए क्योंकि वो अधिकतम सहसंयोजकता का नियम का पालन नहीं कर रहा है। अधिकतम सहसंयोजकता पालन वही करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा होने के बाद आप 2 नंबर आगे बढ़ोगे। 2 नंबर आगे बढ़ने के बाद अगर D कक्षक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें D कक्षक खाली है, मतलब वो अधिकतम सहसंयोजकता का नियम पर वो क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। अब मैं आपको इसका दूसरा उदाहरण बताता हूं। अब आता है दूसरा, मेरे पास उदाहरण आता है ये देखो 16 सल्फर होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। और हमें 2 अंक आगे बढ़ना होगा, 2 नंबर। अगर हम 2 नंबर बढ़ते हैं तो 4s और 3d आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी हमारे पास क्या है? D कक्षक क्या हमारे पास खाली है। इसका मतलब ये है कि यह भी अधिकतम, यह भी अधिकतम सहसंयोजकता का पालन करेगा। अगर हम बात करें 3s2 और 3p4 की, इस टाइम ये आद्यावस्था में है। आद्यावस्था का मतलब ये है इसमें इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। और मेरे भाई p में 1 2 3 और 4। जब 4 हमारे पास है तो इसमें कितने इस टाइम पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2। परंतु जब इसे हम करते हैं उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? जो हमारे पास 3s है,
और जो हमारे पास 3p4 है और हमारे पास 3d है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रखा है, देखिएगा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित अवस्था में, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, इसका ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये कंडीशन जो हो जाएगी हमारे पास, इसकी जो कंडीशन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर जो कंडीशन होने वाली है, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने बचे हमारे पास, 3 बचे, 1 2 3, और यहाँ ये और ये। तो अब इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें जो है हमारे पास युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने बचे हैं भाई, यहाँ चले गए, अब गिनो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जो है हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये है कि जो S है वो जो है S हमारे पास SF2 भी सुना होगा, मतलब वो जो 2 में भी रह सकता है और वो 6 में रह सकता है, जैसे कि आपने सुना होगा SF6 सुना होगा आपने। तो ये जो है S हमारे पास जो हो गया, हमारे पास जो हो गया S जो हो सकता है ना, S जो हो सकता है हमारे पास वो जो है 6, मतलब कि वो जो है उसकी अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो सकती है, 6। सल्फर की अधिकतम जो संयोजकता हो सकती है वो 6 हो सकती है। बात समझ में आई? बिल्कुल। इसी तरह आप जो है हर एक सवाल कर पाओगे कि कौन सा तत्व अधिकतम सहसंयोजकता उत्पन्न कर पा रहा है, तो वही कर पाएगा जिसमें डी कक्षक खाली होगा, आपका 2 नंबर आगे बढ़ जाना है। और जिसमें डी नहीं आ रहा होगा वो अधिकतम सहसंयोजकता का नियम का पालन नहीं करेगा, मतलब उसमें संयोजकता बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बात समझ में आई? जिस तरह सल्फर 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि उसके कितनी होगी, 6 हो गई। मैंने बताया फास्फोरस की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होगी, 5। पूछ लेगा आपसे ये सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो सकती है, तो मेरे भाई कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। ऐसे हम क्लोरीन का बना लें तो इसमें 7 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा, आप हर एक सवाल कर पाओगे। और जो हमारा जो नेक्स्ट अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको रासायनिक बंध के जितने टॉपिक कराए हैं उन पर आधारित मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा। हमारा यूट्यूब चैनल टीच केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हिंदी में हर चीज़ को जो है समझिए और जो आगे बढ़िएगा। गुड बाय, धन्यवाद।